प्रिय विद्यार्थियों, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण विषय जितना महत्वपूर्ण हमारे धरातल पर है उतना ही महत्वपूर्ण यह महासागरीय जल में अपना रखता है, क्योंकि यहाँ हम महासागरीय जल के तापमान की बात कर रहे हैं। तो तापमान का जो मुख्य स्रोत है, चाहे वो स्थल भाग हो चाहे वो जलीय भाग हो, वो सूर्य होता है और सूर्य से ही इनको दोनों भागों पर तापमान प्राप्त होता है। और विभिन्न जो भौगोलिक घटनाएं घटती हैं, भौगोलिक क्रियाएं जो संपादित होती हैं, चाहे वो स्थल भाग पर हो चाहे वो महासागरीय भाग पर हो, इसके द्वारा इसकी जो भूमिका होती है ताप की, वो महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हमारे धरातल पर ताप के द्वारा विभिन्न जो क्रियाएं संपादित होती हैं, भौगोलिक क्रियाएं संपादित होती हैं, चाहे वो वायुदाब का कम या ज़्यादा होना, हवाओं का चलना, बादलों का बनना, वर्षण की क्रिया, हिम का गिरना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो तापमान आधारित होती हैं। और इसी तापमान पर हम बात कर रहे हैं महासागरीय जल की। जो महासागरीय जल होता है उसका मुख्य स्रोत भी तापमान का सूर्य होता है, और सूर्य के द्वारा जो तापमान महासागरीय जल प्राप्त करता है उससे महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं, जो भौगोलिक क्रियाएं हैं, वो महासागरीय भाग में संपादित होती है। क्योंकि ताप का जो प्रभाव होता है महासागरीय भागों में, वो समुद्र की जो गतियां होती हैं, लहरें या तरंगे जिनको बोलते हैं, ताप के द्वारा घनत्व का जो निर्धारण होता है, समुद्री जीव जगत को जीवन प्राप्त होता है, उनको प्रकाश प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां, जीव जंतु जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो ताप के द्वारा जीवित रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं समुद्री जो वनस्पति है। और ये जो तापमान होता है महासागरीय जल का, ये हमारे समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जीवन को भी प्रभावित करता है, जनजीवन को प्रभावित करता है, और मुख्य रूप से जलवायु को भी प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करता है, और हिमपिंडों के निर्माण में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि समुद्री जो ताप होता है उसके निकटवर्ती जो स्थल भाग होते हैं उनमें कई घटनाओं का संचालन समुद्री ताप पर निर्भर होता है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विभिन्न जो क्रियाएं संपादित होती हैं समुद्र में या महासागरीय जल में, उनमें जैसे समुद्री तूफान होते हैं, महासागरीय या सागरीय निक्षेप, प्रवाल से संबंधित जो क्रियाएं हैं, प्रवाल भित्ति, प्रवाल जो जीव हैं उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, वो भी समुद्र ताप के परिणाम स्वरूप ही होती हैं। तो समुद्री जल को ताप मुख्य रूप से सूरज से प्राप्त होता है। और क्योंकि हम देखते हैं सूर्य का जो ताप हमें पृथ्वी पर जो पहुंचता है उसका अधिकांशतः भाग अवशोषित कर लिया जाता है, परावर्तित भी करते हैं, और कुल 48% जो भाग होता है वो हमारे धरातल तक पहुंचता है। और उसको वो जो ताप हमारे धरातल पर या समुद्र सतह पर पहुंचता है उससे ही विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, भौगोलिक घटनाएं घटती हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। यहाँ महासागरीय जल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि महासागरीय जल का जो विस्तार पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर, जो जल का विस्तार है 70.8% भाग पर, लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया महासागरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है। इस वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचती है, बादलों का निर्माण करती है, संघनित
वर्षा के रूप में या हिम के रूप में धरातल पर वो वर्षा करती है या हिम वर्षा करती है। तो इस प्रकार जो ताप होता है वो वाष्पीकरण में, समुद्रीय जो जल होता है उसके वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लगभग जो ताप समुद्री जल को प्राप्त होता है, महासागरीय जल को प्राप्त होता है, उसमें लगभग 80% जो ताप है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। यानी कुल जो ताप महासागरीय जल को प्राप्त हो रहा है उसमें लगभग 80% जो ताप है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया सूर्य ताप के द्वारा महासागरीय जल में संपन्न होती है और इसके कारण से हमारे वायुमंडल में और धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक घटनाएं घटती हैं वो संपन्न होती है। महासागरीय जल को अगर मापने की बात करते हैं तो महासागरीय जल को प्रतिवर्ती तापमापी या एकमैन बोतल के द्वारा महासागरीय जलों का तापमान मापने का काम लिया जाता है। प्रतिवर्ती तापमापी की अगर बात करते हैं तो एक तार के माध्यम से जो तापमापी है उसको समुद्र में उल्टा लटका देते हैं और उल्टा लटकाने के बाद में एक निश्चित गहराई पर जाने के बाद में उस जो तार से बंधा हुआ तापमापी होता है उसमें उसको झटका देते हैं और वो तापमापी उल्टा हो जाता है। और जैसे ही तापमापी उल्टा होता है तो वो जो समुद्री जल का जो तापमान होता है वो अंकित हो जाता है और उस तापमापी को हम बाहर निकाल लेते हैं और उससे जो वास्तविक जो तापमान होता है वो अंकित हम कर लेते हैं। इसी प्रकार एकमैन बोतल के द्वारा भी समुद्री जल में उसको डुबो देते हैं और जैसे ही वो गहराई पर जाता है, निश्चित गहराई पर, तो उस बोतल का ढक खुल जाता है और वो तापमान वहाँ अंकित हो जाता है और वो जो बोतल का जो ढक होता है वो बंद हो जाता है और बाहर उसको निकालने के बाद उसका तापमान हम अंकित कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ती तापमापी और एकमैन बोतल के द्वारा महासागरीय जल के तापमान को हम मापने का काम करते हैं या उसको उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ जब क्षैतिज तापमान की हम बात करते हैं तो बहुत से कारक ऐसे हैं जो महासागरीय जल के क्षैतिज तापमान को प्रभावित करते हैं और इन कारकों में मुख्य रूप से जब हम अक्षांश की बात करते हैं, सामुद्रिक धाराओं की बात करते हैं, प्रचलित पवन, स्थल खंडों का प्रभाव, स्थानीय मौसम, सागर की गहराई, सागरीय जल की लवणता और हिमशैल खंड। अक्षांश की जब हम बात करते हैं तो चूंकि अक्षांश हम भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों की जो तिरछापन होता है वो बढ़ता जाता है। तो यहां जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती है, फलस्वरूप उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने पर जो महासागरीय जल है उसको तापमान कम प्राप्त होता है। सामान्यतः देखा गया है कि विषुवत रेखा पर जो तापमान अंकित किए जाते हैं वो लगभग 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं 60 डिग्री पर हम तापमान अंकित करते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आता है। तो यहाँ विकिरण का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः गर्मियों के मौसम में और दक्षिण गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में जब तापमान का अंतर देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें अंतर दिखाई देता है। और इसी प्रकार सूर्य की स्थिति अगर दक्षिणायन होती है तो वहां पर तापमान का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सामुद्रिक धाराओं की अगर बात करते हैं तो विभिन्न जो महासागर है उनमें विभिन्न प्रकार की जो धाराएं प्रभावित होती हैं, चाहे वो ठंडी धाराएं हो चाहे वो गर्म जल धाराएं हो। जो कि ठंडी गर्म जल धारा तापमान उनका कम होता है, गर्म जल धाराओं का तापमान ज़्यादा होता है। तो जिन क्षेत्रों में ये प्रभावित होती हैं वहाँ उस जल के तापमान को ठंडी जल धाराएं गिरा देती हैं और जो गर्म जल धाराएं हैं वो तापमान को
सागरीय तापमान को बढ़ा देती है। जैसे लेब्राडोर की ठंडी धारा की बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम की ठंडी धारा, कैनारी, हम्बोल्ट, क्यूरोसियोआ, क्यूराइल आदि जो जल धाराएं होती हैं वो महासागरीय जल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रचलित पवनों की अगर बात करते हैं तो बहुत सी जो पवनें होती हैं कुछ स्थानीय होती हैं, कुछ स्थायी होती हैं। स्थायी पवनें जो होती हैं वो निश्चित क्रम में पूरे साल भर एक निश्चित क्रम में हमारी पृथ्वी पर प्रभावित होती हैं और ये पवनें हमारे महासागरीय जल में जो तापमान होता है उसमें अंतर लाती हैं, क्योंकि प्रचलित जो पवनें होती हैं उनका प्रभाव जल के तापमान पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। स्थलखंडों का प्रभाव भी हमें यहाँ समुद्री जो जल होता है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्थलीय भाग जहाँ अधिक होगा उस भाग वो समुद्रीय जो जल जो स्थल भाग से ज़्यादा घिरा होता है वहाँ पर हमें तापमान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खुले जो सागर होते हैं वहाँ पर जो सागरीय जल होता है उसका तापमान हमें कम देखने को मिलता है। स्थानीय जो मौसम होता है वो भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो बारिश होती है उसके कारण से, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान भी अधिक प्राप्त होता है और बारिश भी अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण से वहां पर तापमान न तो ज़्यादा गिरता है और न ज़्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार जो स्थानीय मौसम होते हैं, स्थानीय मौसम के कारण भी जैसे बादलों की स्थिति है, वर्षण का जो प्रभाव है, हवाओं का तीव्र गति से चलना, ये भी महासागरीय जल का जो तापमान होता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सागरीय जल की गहराई की अगर बात करते हैं तो सागरीय जल की गहराई जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान कम प्राप्त होता है। एक निश्चित गहराई पर जाने के बाद में ताप प्राप्त की जो स्थिति होती है वो कम होती जाती है। तो हम विषुवत रेखा पर अगर तापमान की बात करते हैं तो 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, लेकिन जैसे ही हम गहराई पर जाते हैं, लगभग 1100 मीटर की गहराई पर जाते हैं, तो ये तापमान घटकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो वहां पर तापमान कम होता जाता है। महासागरीय जल की जो लवणता होती है वो भी समुद्रीय जल के तापमान को प्रभावित करती है, क्योंकि लवणता एक ऐसा कारक होता है जिसके कारण से वो प्रत्यक्ष रूप से समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करती है। अगर लवणता किन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पर समुद्री जल का जो तापमान है वो हमें ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पाया जाता है। लवणता कम होगी तो वहाँ पर औसत रूप से जो समुद्री तापमान है वो कम देखने को मिलता है, पाया जाता है। हिम शैलों का प्रभाव भी समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो स्थायी हिम क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वहाँ से हिमशैल खंड जो टूटकर समुद्र में आते हैं, जो कि बड़े बड़े आकार के हिमशैल खंड होते हैं, कई किलोमीटर तक इनका विस्तार होता है। तो जैसे समुद्र में ये अंदर तक प्रवेश करते हैं तो उस महासागरीय जल के तापमान को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो क्षितिज रूप से तापमान को प्रभावित ये महत्वपूर्ण कारक है जो करते हैं। लंबवत अगर तापमान की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 100 फैथम की जो गहराई होती है वहां तक अधिकतम जो ताप होता है सूर्य का वो पहुंचता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तापमान और कम होता है। तो लगभग ये माना जाता है कि 10 फैथम की जो गहराई होती है वहां लगभग 90% जो ताप होता है वो पहुंच पाता है। उसके बाद में ताप की स्थिति धीरे धीरे कम होती जाती है। और उसी प्रकार जैसे क्षैतिज रूप से समुद्री जल के तापमान को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, उसी के अनुसार यहाँ समुद्री जल के तापमान को भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे अक्षांश की हम बात कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है,
उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो इस प्रकार गहराई के अनुसार भी तापमान की स्थिति है वो बदलती जाती है, कम होता जाता है। हवाएं होती हैं वो भी तापमान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हवाओं के माध्यम से पानी का जो बहाव है वो बहाव तेज हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो तापमान को बढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। तो ताप संतुलन का कार्य इनके द्वारा होता है। धाराएं होती हैं, ये भी तापमान को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं, लंबवत तापमान को प्रभावित करती हैं। जो आंशिक घिरे सागर होते हैं उनमें लंबवत तापमान में हमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि आंशिक रूप से स्तर से घिरे जो सागर होते हैं, जलीय भाग होते हैं, उनमें तापमान ज़्यादा देखने को मिलता है और गहराई के अनुसार उनमें खुले सागरों की अपेक्षा उनमें जो तापमान की स्थिति देखते हैं स्पष्ट रूप से हमें अंतर दिखाई देता है। वर्षा का प्रभाव भी जो लंबवत तापमान है उसको प्रभावित करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो समुद्री जल के लंबवत और क्षैतिज तापमान को या ताप को प्रभावित करते हैं, और इस तापमान के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं। समुद्रीय क्षेत्रों में तापमान का जो वितरण पाया जाता है और उनके आधार पर हम समताप रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो चूंकि सबसे गर्म महीने महासागरीय क्षेत्रों में सबसे गर्म महीना अगस्त का माना जाता है और सबसे ठंडा जो महीना होता है वो फरवरी का माना जाता है। तो इन दोनों महीनों के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान समुद्री जल के अंकित किए जाते हैं और समान ताप को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको समताप रेखाओं का नाम देते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होती है तो वहां पर जो समताप रेखाएं होती हैं कुछ वक्राकार लिए होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रशांत महासागर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो वहां पर जल की जो स्थिति है, समुद्री जल खुले रूप में मिलता है, जल की अधिकता वहां पाई जाती है, जो कि दक्षिण गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध का नाम भी देते हैं। तो उस दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण समताप जो रेखाएं होती हैं वो एकदम सीधी होती हैं और अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का असमान जो वितरण पाया जाता है, जिसके कारण से कुछ स्थानों पर अक्षांश ये जो समताप रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं और कुछ समुद्री भाग में ये धाराओं के प्रभाव से, प्रचलित पवनों के प्रभाव से कुछ विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार समताप जो रेखाएं हैं वो ताप के समुद्री जल के ताप को मिलाने वाली, जो समान ताप को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं होती हैं और इनके माध्यम से हम समुद्री जल का जो तापमान होता है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार महासागरीय जल का जो तापमान होता है उसके माध्यम से हमारे महासागरीय भाग और स्थल भाग पर कई महत्वपूर्ण जो भौगोलिक घटनाएं घटती हैं उसके लिए समुद्री जल का तापमान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।